मेरा क्या कसूर 126 128। आदर्श नियति और पीहू से साथ कोर्ट से बाहर निकलता है और वो विहान से हाथ मिलाकर उसे थैंक्स बोलता है। साथ ही नियति भी उसे थैंक्स बोलती है, जिसे सुनकर वो दोनों से थोड़ी ही देर बात करने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नियति आदर्श से उसके बॉडीगार्ड को भी जाने के लिए बोल देती है, जिस कारण अब वीर और वो तीनों ही होते हैं, जिन्हें देख वीर बोला, बधाई हो भाभी, आप जिस गई और मुझे पता था आपको तो जितना ही था, क्योंकि आप सच में एक अच्छी माँ हो। साथ ही माँ होने के अलावा आप हर रिश्ते में परफेक्ट है। बोलबो मुस्कुरा देता है और उसकी बात सुनकर नियति भी मुस्कुरा देती है। तभी वीर बोला, मैं कार लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं पर रुके। बोलबो वहां से चला जाता है और तब आदर्श नियति से बोला, नियति मैं मोम को फोन कर बता देता हूँ, नहीं तो मोम परेशान होती होगी। जिसे सुन नियति हाँ में अपना सर हिला देती है और वो पीहू के साथ धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। तभी पीहू नियति से बोली, मोम क्या अब आपके अंदर का डर खत्म हुआ या वो अभी भी है? अपनी बेटी की इस बात को सुनकर नियति प्यार से पीहू के गालों को छूकर बोली, नहीं बेटा, अब हमारे मन में कोई भी डर नहीं है। हमारे मन में जो भी डर था उसे आज आपने खत्म कर दिया और अब हमें पता है आप हमारी बेटी हो और अब आपको हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। बोल बोल झुककर पीहू का माथा चूम लेती है और वो दोनों बातें करते हुए ही कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। मगर वहीं पर कोई था जो उन दोनों माँ बेटी को साथ देख काफी ज्यादा जल भून रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही थी। मोनिका इस केस को हारने के बाद काफी ज्यादा बौखला गई थी और उसे अब पीहू और नियति दोनों से ही काफी ज्यादा नफरत होने लगी थी, जिस कारण वो उन दोनों की जान ही ले लेना चाहती थी। इस समय उसकी आंखों में खून सवार हो चुका था और अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो अपनी कार में बैठी ही कुछ सोचकर खुद से बोली, इस लड़की ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पहले आदर्श, फिर मेरा सारा सपना और मेरी उम्मीद, मेरा फ्यूचर, सब कुछ इस लड़की ने मुझसे छीन लिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकती, मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। बोल वो अपनी गाड़ी शुरू करने लगती है। वही पीहू और नियति उस बात से अनजान दोनों माँ बेटी आपस में बातें करते हुए मैदान में आ जाते हैं और वीर की गाड़ी लेकर आने का वेट करते हुए बातें करने लगते हैं। ठीक उसी समय मोनिका काफी ज्यादा तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी नियति के तरफ लेकर आने लगती है और जब नियति इतनी तेजी से अपने तरफ गाड़ी आते देखती है तो वो अपनी जगह पर ही जम जाती है और उसके सोचने समझने की शक्ति एकदम से गायब हो जाती है। और इससे पहले नियति अपने होश में आकर वहां से हट पाती, उतने में ही मोनिका की कार नियति के एकदम बिल्कुल करीब आ जाती है और इससे पहले मोनिका नियति और पीहू दोनों को उड़ा पाती, उससे पहले ही आदर्श वहां पर आकर उन दोनों को लेकर दूसरी साइड गिर जाता है और मोनिका अपना बैलेंस नहीं बना पाती और वो वही सामने ही लगे एक बड़े से पीपल के पेड़ से जाकर उसकी गाड़ी टकरा जाती है, जिस कारण वहां पर मौजूद सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। तो वही इस तरह से गिरने के कारण नियति को होश आता है और वो पीहू को देखती है जो जमीन पर गिरी होती है, जिसे देख नियति जल्दी से उसे उठाकर देखते हुए बोली, पीहू पीहू बेटा आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं गली तो नहीं ना? बोलते हुए वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है, जिसे ऐसे परेशान होते देख पीहू बोली, मोम मैं ठीक हूँ। जिसे सुन नियति आदर्श के तरफ देखती है जो जमीन पर पड़ा होता है, जिसे देख नियति की जोर से चीख निकल जाती है और वो जोर से चिल्लाए, आदर्श जी, और जल्दी से आदर्श के पास जा उसे देखते हुए बोली, आदर्श जी ये क्या हो गया आपको? आदर्श जी उठो ना, आदर्श जी, बोलते हुए वो जोर से रोने लगती है। उतने में ही वहां पर वीर भी आ जाता है और वो भी आदर्श को बेसे देख हैरान हो जाता है। वहीं पर मोनिका की गाड़ी पेड़ से टकराने के कारण मोनिका को भी सर पे चोट आती है और वो बेहोश जाती है, जिसे ऐसे देख जज जिसने ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखी थी कुछ पुलिस को देखकर बोली, इस औरत का इलाज करवाओ और जब ये होश में आ जाए तो इसे जेल में डाल दिया जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में। जिसे सुनकर दो पुलिस जल्दी से मोनिका के पास जा उसे गाड़ी से निकाल अपने साथ ले जाते हैं और नियति आदर्श को देख रोने लगती है, जिसे ऐसे रोते देख पीहू भी रोने लगती है। तभी आदर्श धीमी आवाज में बोला, मैं ठीक हूँ नियति, बस हल्की सी चोट लग गई है मुझे। जिसे सुन नियति बोली, ये थोड़ी सी चोट नहीं है आदर्श जी, आपके माथे से खून बह रहा है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। बोल वो वीर से बोली, वीर भैया जल्दी से आदर्श जी को हॉस्पिटल लेकर चलो, इन्हें कितनी चोट आई है। जिसे सुन वीर आदर्श को खड़े होने में मदद करता है। तभी आदर्श बोला, नहीं नियति मुझे कहीं भी नहीं जाना, मेरे सर पर बस हल्की सी चोट आई है। बोलते हुए ही उसकी चीख निकल जाती है, जिसे ऐसे दर्द से चिल्लाते देख नियति बोली, क्या हुआ आदर्श जी, आपको दर्द हो रहा है? नियति की इस बात को सुनकर आदर्श हाँ में अपना सर हिलाकर बोला, लगता है मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, हाथ में पेन हो रहा है। जैसे ही नियति ये सुनती है वो जल्दी से आदर्श को गाड़ी में बिठा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। 1 घंटे बाद आदर्श के एक हाथ में प्लास्टर लगा होता है, साथ ही उसके माथे पर पट्टी बंधी और वो बेचारा सा फेस बना बेड पर बैठा होता है।
और पिहू भी उसके साइड में ही बैठी अपने डेट को देख रही होती है। तभी नियति डॉक्टर को देख बोली, डॉक्टर हमारे पति ठीक तो है ना, उन्हें कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है ना। जिसे सुन डॉक्टर बोली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, आपके पति के हाथ की हड्डी थोड़ी खिसक गई है, इसलिए हमें उन्हें प्लास्टर लगाना पड़ा है, पर 15 से 20 दिन में ये निकल जाएगा और इनका ये हाथ भी तब अच्छे से काम करने लगेगा। और सर पर जो चोट आई थी उस पर हमने बैंडेज कर दिया है, अब आप आपके पति को घर ले जा सकती हैं। बस ध्यान रखना ये इनकी बैंडेज और प्लास्टर गीला ना हो। जिसे सुन नियति बोली, जी डॉक्टर हम ध्यान रखेंगे। इतना बोल वो आदर्श से चलने के लिए बोलती है, मगर उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर आज समय में आदर्श आकर उसे और पिहू को लेकर साइड नहीं होता तो आज वो दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी होती या दुनिया ही छोड़कर जा चुकी होती। मगर नियति को इस बात पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उस औरत के कारण उसका पति घायल है, अगर उसे कुछ भी हो जाता सोचकर ही नियति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका पूरा शरीर ही डर से कांप जाता है। एपिसोड 127। कुछ ही देर में वो सभी घर पहुंच जाते हैं। मिताली काफी समय से अंश को अपनी गोद में ही लिए बैठी नियति, आदर्श और पिहू तीनों के आने का इंतजार कर रही होती हैं। तभी मिताली जो सिटिंग एरिया के सोफे पर ही बैठी थी, उसकी नज़र जब दरवाजे से अंदर आ रहे अपने बेटे पर पड़ती है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी जगह से खड़ी होकर उन सबके पास ही आकर बोली, ये क्या हो गया आदर्श, तुम्हें ये इतनी सारी चोट कैसे लग गई। बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी मिताली की बात सुनकर नियति अपनी आंखों में नमी लाकर बोली, माँ ये सब उस चुड़ैल ने किया, वो पिहू और मुझे अपनी कार से एक्सीडेंट कर मारना चाहती थी, पर तभी आदर्श जी बीच में आ गए और वो हम दोनों को लेकर साइड में गिर गए, जिस कारण आदर्श जी का सर एक पत्थर से टकरा गया और उन्हें चोट आ गई, साथ ही इन्हें हाथ में प्लास्टर लगा है। बोलते हुए ही उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसू की लुढ़क जाती हैं और नियति की बात सुनकर मिताली की मुठियां गुस्से से कस जाती है और उनकी आंखों में उस मोनिका के लिए बेहिसाब गुस्सा आ जाता है। पर वो किसी तरह खुद को शांत कर बोली, नियति बेटा तुम दोनों अपने रूम में जाकर आराम करो, हम आप दोनों के लिए ऊपर खाना भेजते हैं। जिसे सुन नियति भी हाँ में अपना सर हिला देती है और अंश को अपनी गोद में लेने लगती है। ये देख मिताली एक मेड को आवाज देकर बोली, वो अंश को नियति और आदर्श के रूम में छोड़ दे। जिसे सुन वो मेड अंश को अपनी गोद में लेकर उन लोगों के पीछे चली जाती है और एक दूसरी मेड किचन में जाकर उन लोगों के लिए खाना बनाने लगती है। तभी मिताली वीर को देख बोली, जो वहीं पर खड़ा था, कहाँ है वो औरत। वीर जैसे ही मिताली की कड़क और डेंजर आवाज सुनता है, एक पल के लिए तो वो डर ही जाता है, मगर वो खुद को नॉर्मल कर बोला, उसे जेल भेज दिया गया है। वीर का इतना बोलना था। मिताली अपना फोन निकाल किसी को कॉल कर बोली, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसे सुन दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम क्या करना है, आप बस हुक्म कीजिए। उस आदमी की बात सुनकर मिताली बोली, आज तुम्हारे जेल में कोई नई लड़की आई है जिसका नाम मोनिका है। ये सुन वो आदमी बोला, हाँ मैडम, मोनिका नाम की एक औरत अभी कुछ देर पहले ही मेरी जेल में आई है। ये सुन मिताली बिना किसी भाव के बोली, खत्म कर दो उस औरत को और याद रहे उसकी मौत ऐसी लगनी चाहिए जैसे जेल में हो रही लड़ाई के कारण उसकी मौत हुई है। इतना सुनते ही वो आदमी बोला, मैडम समझो आपका काम हो गया, आप न निश्चिंत होकर आराम कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना सुन मिताली फोन कट कर देती है। तभी वीर बोला, आंटी आपको नहीं लगता उसकी जान लेना कुछ ज्यादा हो जाएगा। इस बात को सुनकर मिताली सोफे पर जाकर बैठते हुए बोली, नहीं ये मौत उस जैसी औरत के लिए बहुत आसान है। उस औरत के कारण मेरे घर की खुशियों की खराबी आई है। उस औरत के कारण मेरी बहू जिसे मैं अपनी बेटी मानती हूँ, उस बेटी की आंखों में इतने सारे आंसू आए। उस औरत ने मेरी बेटी को इतना डराया है जिस कारण उसे हार्ट अटैक तक आ गया, पर फिर भी वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रही, अपनी कोई फिक्र नहीं कर रही है। और आज उस औरत ने ही नियति की जान लेने की कोशिश की और उस औरत की वजह से ही मेरे बेटे को इतनी चोट आई है। इतना सब देखने के बाद मैं उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ सकती, उसे तो मरना ही होगा। अगर उस औरत के कारण नियति को कुछ भी हो जाता तो मेरे इस घर और परिवार का क्या होता, इन दोनों छोटे और मासूम बच्चों का क्या होता, मेरा बेटा जिसने बड़ी मुश्किल से खुश को संभाला था उसका क्या होता। सोचा है तुमने कभी नहीं सोचा ना, पर मैंने सोची हूँ। नियति मेरे इस घर के लिए उस धागा में पिरोई मोती की तरह है जो सबको बांधे रखती है और मैं उस धागे को कभी टूटने नहीं दे सकती, ना मैं अपने इस परिवार की खुशियों को कभी कुछ होने दे सकती हूँ। मिताली की बातों को सुनकर वीर एकदम खामोश हो जाता है। ऊपर कमरे में नियति आराम से आदर्श को सहारा देकर बेड से टिकाकर बिठा देती है और उसके ही पास पिहू और अंश दोनों भी बेड पर ही बैठे होते हैं। तभी नियति आदर्श के कपड़ों को देखती है और उसे देखकर बोली, आदर्श जी आपके कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं, आप चेंज कर लीजिए, हम आपके कपड़े निकाल देते हैं। इतना बोल वो कबर्ड के पास जाकर आदर्श के कपड़े देखने लगती हैं और एक शर्ट निकाल कर आदर्श को देते हुए बोली, ये लीजिए आदर्श जी आप इसे पहन लो।
इतना बोल वो पीहू को देखती है और उसे भी देख बोली, पीहू बेटा आप भी जाकर मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक हमारा खाना भी यहाँ पर आ जाएगा। अपनी मोम की बात सुनकर पीहू हाँ में अपना सर हिलाकर बाथरूम में चली जाती है। तभी नियति आदर्श को देखती है जो अपने एक हाथ से अपनी शर्ट की बटन खोलने की कोशिश कर रहा होता है पर खोल नहीं पाता। ये देख वो आदर्श के पास ही बेड पर बैठते हुए बोली, हम कर देते हैं आदर्श जी। इतना बोल वो आदर्श की शर्ट की बटन खोल देती है और बड़े ही ध्यान से उसकी शर्ट निकाल उसे दूसरी शर्ट पहना देती है और उसकी बटन लगाते हुए बोली, आदर्श जी अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आप बेड से नीचे नहीं उतरोगे और आपको जो भी चाहिए आप हमसे बोलेंगे। नियति की बात सुन आदर्श बस नियति को ही देखे जा रहा होता है और वो उससे कुछ बोलता नहीं है। वो अपने मन में बोला, क्यों नियति, क्यों तुम इतनी अच्छी क्यों हो, तुम क्यों खुद के बारे में कभी नहीं सोचती हो, क्यों तुम हमेशा सबके बारे में सोचती हो, तुम्हारा क्या नियति, क्या तुम्हें कभी भी अपनी कोई फिक्र नहीं होती, तुम कोर्ट में सबके सामने ये कैसे बोल सकती हो तुम अपनी कोख निकलवा दोगी। एक बार भी तुमने ये नहीं सोची अगर तुम ऐसा कुछ करती हो तो भविष्य में तुम कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी। क्या तुम्हें अपना खुद का कोई बच्चा नहीं चाहिए जो तुम ऐसा बोल सकती हो। सोच वो उदास हो जाता है और वो नियति को देखने लगता है। वही नियति अंश को देखती है जो खुद भी उसे ही देख रहा होता है। ये देख नियति प्यार से अंश के सर पर हाथ फेर बोली, अंश बेटा अब आप ज्यादा शरारत नहीं करता और अपने डेड के साथ अच्छे से रहना, अभी आपके डेड को चोट लगी है ना। अपनी मम्मा की बात सुनकर अंश ऐसे हाँ में अपना सर हिलाता है जैसे उसे सब समझ आ रहा होता है, साथ ही वो मुस्कुरा भी रहा होता है जिसकी मुस्कान देख नियति को कर पर बड़ा ही प्यार आने लगता है और वो अंश को अपनी गोद में उठाने लगती है। जिसे देख आदर्श बोला, नियति डॉक्टर ने तुम्हें भी 1 हफ्ते रेस्ट करने को बोला है। जैसे ही नियति आदर्श की इस बात को सुनती है उसका तो मुंह ही बन जाता है और वो अपना मुंह बनाकर बोली, हमें नहीं करना आदर्श जी कोई आराम, अभी तो आपको आराम करना है वो भी 1 महीने तक। हमें नहीं करना आराम और वैसे भी अगर हम एक ही जगह बैठे रहे ना तो हम पागल हो जाएंगे। बोल वो अपना अजीबोगरीब फेस बनाने लगती है और उसे ऐसा करते देख आदर्श के फेस में भी मुस्कान आ जाती है। तभी पीहू भी अपने मुंह हाथ धो और अपने कपड़े चेंज कर आ जाती है और वो भी बेड पर ही चढ़ जाती है। ये देख अंश उसके साथ खेलने को होने लगता है जिसके मन की बात समझ पीहू भी उसके साथ ही खेलने लगती है। तभी 2 मेड डोर नॉक करती है जिसे सुन नियति उन्हें अंदर आने को बोलती है। ये देख वो मेड अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर अंदर आती है और उसे एक टेबल पर रख वहां से चली जाती है। जिनके जाने के बाद नियति पहले तो अंश को दूध पिला देती है और जब अंश दूध पीने के बाद खेलने लगता है तब पीहू को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। जब पीहू देखती है उसकी मोम उसे खाना खिला रही है, ये देख पीहू बोली, मोम मैं अपने हाथ से खाना खा लूंगी, आप एक काम कीजिए अपना डेड को खाना खिला दो। वैसे भी डेड के हाथों में बैंडेज लगी है, वो अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते और पीहू ना अंश को भी खाना खिला देगी क्योंकि अब अंश का पेट दूध से नहीं भरता क्योंकि वो अब बड़ा हो रहा है। इतना बोल वो 1 चम्मच में थोड़ा सा दाल चावल लेकर अंश के सामने कर देती है जिसे देख अंश भी अपना मुंह खोल उसे खाने लगता है। ये देख नियति और आदर्श दोनों के ही फेस में मुस्कान आ जाती है और नियति को अपनी बेटी पर काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होने लगता है क्योंकि उसकी बेटी अभी 6 साल की भी नहीं थी और उसके अंदर इतनी ज़्यादा समझदारी थी जिस कारण नियति को कभी कभी ऐसा लगता जैसे उसकी बेटी 6 की नहीं होने वाली बल्कि वो किसी 60 साल की बूढ़ी औरत की तरह बात करती है। तभी नियति आदर्श को देख बोली, आदर्श जी आपको भूख लगी होगी ना, हम आपको खाना खिला देते हैं। इतना बोल वो उसे जैसे ही पहला वाइट खिलाने वाली होती है आदर्श बोला, तुम भी मेरे साथ ही खा सकती हो नियति, पहले तुम खाओ फिर मुझे खिलाना। ये सुन नियति उस वाइट को खा लेती है और उसे दूसरा वाइट खिलाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो लोग जिस बेडशीट पर बैठे होते हैं उस पर खाना गिरा होता है क्योंकि अंश ने खाया कम और गिराया ज्यादा होता है। ये देख नियति बोली, आप सब थोड़ी देर के लिए सोफे पर जाकर बैठिए, हम इसे चेंज कर देते हैं। एपिसोड 128। रात का समय रोहन का घर सारे लोग बैठे डिनर कर रहे होते हैं जहां पर परी, नेहा, रोहन और ललिता। मुझे रोहन की मोम के लिए ललिता नाम लिपि वाले दादाजी ने सजेस्ट किया है इसलिए मैं रोहन की मोम का नाम ललिता रख रही हूँ। और सबका डिनर होने के बाद जब सब जाने लगते हैं तब नेहा रोहन को देख मुस्कुरा कर बोली, रोहन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जिसे सुन रोहन बोला, क्या सरप्राइज है। ये सुन नेहा अपने फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए रोहन के हाथ में एक की थमा देती है और अपना सर झुकाकर शर्माने लगती है। जिसे ऐसे शर्माते देख रोहन को कुछ भी समझ नहीं आता और ललिता भी हैरान होती है। तभी रोहन अपने हाथ में एक कीट देखता है जिसे देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो गुस्से में आकर उस कीट को नीचे जमीन पर फेंक बोला, ये क्या बकवास है नेहा,
रोहन ये सब इतने ज्यादा गुस्से में बोलता है जिस कारण नेहा का शर्माता हुआ फेस डर में बदल जाता है और वो उसे ही हैरान नजरों से देखने लगती है। साथ ही परी भी रोहन की इतनी ज्यादा गुस्से से भरी आवाज को सुनकर डर जाती है, मगर जब ललिता की नजर उसकी पर जाती है तो वो भी हैरान हो जाती है। तभी रोहन फिर से बोला, ये कैसा मजाक है नेहा? जिसे सुन नेहा बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो रोहन? ये कोई मजाक नहीं है बल्कि ये सच है, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। नेहा ने इतना बोली ही थी, उतने में ही रोहन एक जोरदार चाटा नेहा के गाल पर मार बोला, किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है? बता मुझे, किसका पाप है तेरे पेट में? बोल। वो काफी ज्यादा गुस्से से नेहा को देख रहा होता है तो वही रोहन के ऐसे जोर से मारने के कारण नेहा खुद को संभाल नहीं पाती है और जाकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए बोली, ये तुम कैसी बात कर रहे हो रोहन? ये हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी है, तो तुम इसे पाप कैसे बोल सकते हो? नेहा की इस बात को सुन रोहन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने दांत पीसकर बोला, चुप कर बेशर्म लड़की, ये मेरे प्यार की नहीं बल्कि तेरे पाप की निशानी है। बता मुझे, किसका पाप है ये? किसके साथ मिलकर तू मुझे धोखा दे रही है? बता, नहीं तो मैं आज तेरी जान ले लूंगा। बोल। वो नेहा के बाल पकड़ उसका चेहरा ऊपर करता है जिस कारण नेहा को अपने बालों में काफी तेज दर्द होता है और वो रोते हुए बोली, रोहन मेरी बात का यकीन करो, ये बच्चा तुम्हारा है। मैं तो पिछले 2 महीने से घर से बाहर भी नहीं गई, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, ये तुम्हारा बच्चा है। बोल। वो अपने बालों को छुड़ाते हुए रो रही होती है, मगर नेहा की बात सुनकर रोहन उसे उसके बालों से छोड़ बोला, तू ऐसे नहीं बताएगी? हाँ रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। बोल। वो अपनी कमर में पहना बेल्ट निकालने लगता है जिसे निकालते देख नेहा जोर से रोते हुए बोली, मैं सच बोल रही हूँ रोहन, ये तुम्हारा बेबी है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, ये तुम्हारा ही बेबी है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दी। बोल। वो रोहन के पैर पकड़ लेती है और आगे बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अपनी मोम से पूछ लो, मैं 2 महीने से ज्यादा हो गया मैं घर से बाहर तक नहीं निकली, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? ये हमारे प्यार की निशानी है, तुम कैसे भूल सकते हो? तुम खुद ही तो हर रात मुझे प्यार करते हो, तो तुम ये कैसे बोल सकते ही ये तुम्हारा बेबी नहीं है? बोल। वो सिस्क पड़ती है और नेहा की बात सुन रोहन बोला, नहीं ये मेरा बेबी नहीं हो सकता, ये कभी भी मेरा बेबी नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। जिसे सुन नेहा बोली, मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा रोहन, और मैं झूठ क्यों बोलूंगी, ये हमारा बच्चा है। नेहा की बात को काटकर रोहन बोला, नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं कभी बाप बन ही नहीं। बोलते हुए ही वो रुक जाता है और नेहा को देखने लगता है जो उसे ही देख रही होती है और रोहन की आधी बात को पूरा करते हुए नेहा बोली, क्या हुआ रोहन, तुम रुक क्यों गए? अपनी बात को पूरा करो और बोलो, तुम कभी पिता नहीं बन सकते, अब तुम किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। बोलते हुए ही वो हंसने लगती है और उसकी बात सुनकर रोहन अपनी जगह पर ही जम जाता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो बस नेहा को ही देखे जा रहा होता है। साथ ही उसकी मोम भी। तभी नेहा मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ रोहन? शौक लगा ये जानकर जिस राज को तुमने सारी दुनिया से छुपा कर रखा, वो राज मुझे कैसे पता चला? बोल। वो जमीन से उठ जाती है और जाकर सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम इतने ज्यादा हैरान होना बंद करो, मुझे सब पता है रोहन, तुमने परी को उसकी माँ से क्यों छीना और तुम क्यों चाहते थे परी तुम्हारे पास रहे? बोल। वो हंसने लगती है। तभी नेहा की बात सुनकर रोहन उसे हैरान नजरों से देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता है ये सब? किसने बताया तुम्हें ये सब? बोलते हुए वो अपनी मोम की तरफ देखता है जिसे उन्हें देखते देख नेहा बोली, मुझे तुम्हारी मोम ने कुछ भी नहीं बताया है, तुम उन्हें बेसे देखना बंद करो, ये तो मुझे खुद ही पता है, तुम कभी भी पिता नहीं बन सकते और तुम्हारे पिता ना बनने का कारण भी तो मैं ही हूँ, तो ये बात मुझे नहीं पता होगी तो किसे पता होगी? बोल। वो हंसने लगती है, मगर नेहा की इस बात को सुनते ही दोनों माँ बेटी के फेस का रंग उड़ जाता है और रोहन हैरान नजरों से नेहा को देखने लगता है और उसे देख बोला, मेरे पिता ना बनने का कारण तुम हो, पर कैसे? तुम कैसे इसका कारण हो सकती हो, क्योंकि तुम तो मेरी जिंदगी में अभी ही आई हो, तो तुम कैसे हो सकती हो इसका कारण? बोल। वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। तभी रोहन की बात सुनते ही नेहा के फेस में बेहिसाब गुस्सा और नफरत दोनों आ जाती है और वो उसी नफरत को लिए रोहन को देख बोली, ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर रोहन राज की, मैं तुम्हारी जिंदगी में अभी आई हूँ, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में 5 साल पहले ही शामिल हो गई थी, जब तुम्हारे कारण एक बेगुनाह लड़की को अपनी जान देनी पड़ी। बोल। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसकी इस बात को सुनकर राहुल हैरानी से उसे देखने लगता है जिसे ऐसे देखते हुए देख नेहा बोली, तुम्हें क्या लगता है रोहन, तुम लोगों की जिंदगी खराब करने के बाद खुद बच सकते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है,
फिर वो थोड़ा रुककर बोली, तुम्हारे पिता ना बनने का कारण मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 4 साल से एक ऐसा ड्रग्स दे रही हूँ जो तुम्हारे शरीर में जाने के बाद तुम्हारे शरीर के उस शुक्राणु को नष्ट कर देता है जो किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट कर सके। और तुम इस जहर को रोज खुद ही अपने हाथों से पीते आ रहे हो, जिसने तुम्हारे शरीर की बहुत सारी नसों को ब्लॉक कर दी, जिससे तुम कभी भी पिता बन पाओ। और अब तुम कहीं भी इलाज करवा लो, कितना भी पैसा खर्च कर लो, तुम कभी पिता नहीं बन सकते। बोल जोरों से हंसने लगती है और हंसते हुए ही बोली, तुम पूछोगे नहीं उस ड्रग्स को तुम्हें रोज देता कौन था। बोल रोहन की तरफ देख बोली, चलो मैं खुद ही तुम्हें बता दूं। उस ड्रग्स को तुम्हारे ही ऑफिस में काम करने वाला पियून जो तुम्हें रोज कॉफी देता आ रहा है, वो तुम्हें ये देता है, और वो भी मेरे कहने पर। बोल फिर से हंसने लगती है। उद्धरण चिन्ह। और उसकी हंसी सुनकर रोहन का खून खोल जाता है और वो नेहा की तरफ गुस्से में बदते हुए बोला, तूने ऐसा क्यों कि तूने ऐसा क्यों कि आज मैं तेरी जान ले लूंगा, क्योंकि तेरे कारण ही मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तूने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो नेहा के पास चला जाता है, जिसे अपने पास आते देख नेहा बोली, तुम्हें अपनी जिंदगी की प्रिय है और दूसरों की जिंदगी का क्या, जिनकी जिंदगी तुमने खराब की है, जिसने ना सिर्फ तुम्हारी बेटी परी की माँ बल्कि मेरी अपनी बड़ी बहन भी आती है, जिसकी जिंदगी तुमने खराब कर दी। बोलते हुए वो रो पड़ती है और रोते हुए ही बोली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ रोहन राज, नफरत, और मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, तब मेरी मरी हुई बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। बोलते हुए ही वो रोहन को काफी ज्यादा नफरत से देखने लगती है। और नेहा की बात सुनकर रोहन बोला, तुम्हारी बहन कौन, तुम किसकी बात कर रही हूँ। इतना सुन नेहा जोर से चिल्लाकर बोली, तुम तो इतने जल्दी उसे, क्या तुम अपने ही ऑफिस में काम करने वाली शिवानी को भूल गए। शिवानी मेहरा, वो जिसे तुमने मजबूर किया मरने के लिए। बोल रोने लगती है और उसकी बात सुनकर रोहन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह।